हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेसीसी सीजल खोरठा भाषा सिलेबस में जो अंतिम खंड है आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित खोरठा साहित्यकारों की व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध। यहाँ पर 7 लेखक के बारे में निबंध पढ़ना है। आज हम लोग इस वीडियो में श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजल खोरठा भाषा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मात्र 600 रुपया में और हर एक चैप्टर का एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा। तो बहुत ही कम फी में आप लोग वीडियो लेक्चर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। खोरठा भाषा का ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑफलाइन कहीं भी क्लास करते हैं, टारगेटपुर ऐप में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें क्या होगा कि हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आपका कवर हो जाएगा। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो चलिए देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को धनबाद के बरवड्डा में हुआ। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1920। कहाँ हुआ? धनबाद में। धनबाद का कौन सा स्थान? बरवड्डा में। आगे हम लोग देखते हैं। इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी, माताजी का नाम दुखनी देवी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी तथा माताजी का नाम दुखनी देवी था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण पानुरी जी मात्र 10वीं तक ही पढ़ाई कर सके, यानी कि 10th तक ही पढ़ाई किए थे। पानुरी जी की पत्नी का नाम मूर्ति देवी था। माता पिता का जब साया उठ गया, यानी कि माता पिता का निधन हो गया, उसके बाद घर का पूरा जिम्मेवारी पानुरी जी के ऊपर आ पड़ा। इसी सिलसिले में पानुरी जी पान की गुमटी में पान भी बेचे थे। कहाँ पर याद रखिएगा? धनबाद के पुराना बाजार में। धनबाद के पुराना बाजार में पान की गुमटी में पान बेचने का काम किए थे। आगे हम लोग देखते हैं। पानुरी जी का खोरठा के प्रति अगाध प्रेम था। हिंदी भाषा में जो स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है, वही ख्याति खोरठा जगत में श्रीनिवास पानुरी जी को भी प्राप्त है। पानुरी जी 7 अक्टूबर 1986 को इस संसार से चलेगी, परंतु उनके द्वारा लिखा गया रचना आज भी लोगों को एक नया राह दिखाता है। यहाँ पर एक फैक्ट है, पानुरी जी का निधन कब हुआ था? याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 1986 को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। समाज में जो भी कुछ घटित होता था, पानुरी जी अपने लेखन से उसे जीवंत बना देते थे। अपने आसपास जो भी कुछ देखते थे उसे अपने शब्दों में बयां करते थे। आप लोग पानुरी जी का जो नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है चाबी काठी, आप लोग पढ़े होंगे। और इस नाटक में दिखाया गया है कि कैसे गाँव के बड़े लोग, यानी कि महाजन लोग, गरीबों पर अत्याचार करते, शोषण करते। जो भी कुछ पानुरी जी अपने आसपास देखे, अपने अगल बगल देखे, अपने गांव समाज में देखे, उसे शब्दों में उकेरने का प्रयास किए। आगे हम लोग देखते हैं। 1960 के आसपास झारखंड में क्षेत्रीय भाषा की पहचान और अस्मिता को लेकर झारखंड का प्रबुद्ध वर्ग, प्रबुद्ध यानी कि पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध वर्ग इन सारी स्थितियों को देखता रहा। 1960 के आसपास में झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है उसका पहचान को बचाने के लिए झारखंड के जो पढ़े लिखे लोग हैं आगे आए। प्रबुद्ध वर्ग इन सारी स्थितियों को देखता रहा और अनुभव करता रहा कि भाषा और संस्कृति की पहचान बहुत ही जरूरी है। यानी कि झारखंड में उसमें जो भी पढ़े लिखे लोग थे आगे आए और उनको लगा कि झारखंड में जो भाषाई संस्कृति है उसे बचाना चाहिए। इसी को लेकर कई छोटी बड़ी घटनाएं भाषा आंदोलन को जन्म दिया और उसी समय कई छोटा बड़ा आंदोलन हुआ और भाषा आंदोलन को जन्म दिया। सरकार की ओर से आदिवासी और होड़ संवाद पत्रिका प्रकाशित हुई। 1957 ईस्वी में याद रखिएगा आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई, जिससे यहाँ की संस्कृति और भाषा की अभिव्यक्ति की गति मिली। जाहिर सी बात है, रांची में जब आकाशवाणी का स्थापना होता है उसके बाद जो भी लोकल लैंग्वेज है, चाहे मुंडारी हो, खोरठा हो, नागपुरी हो, पंचपरगनिया हो, उन सभी भाषाओं में गीत, कहानी, नाटक प्रकाशित किया जाता था, जिससे यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा मिला। 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। याद रखिएगा, 1960 में रांची विश्वविद्यालय रांची की स्थापना से क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र में उत्साह एवं उम्मीद जगी। 1960 के दशक में नागपुरी भाषा परिषद की पहल पर रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा साहित्य पर अनुसंधान करने की अनुमति मिल गई। अनुसंधान यानी कि खोज करने की एक अनुमति मिल गई। कब? 1960 के दशक में। किसके प्रयास से? नागपुरी भाषा परिषद के पहल पर रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा साहित्य पर अनुसंधान करने की, यानी कि खोज करने की उसे अनुमति मिल गई। आगे हम लोग देखते हैं। भाषाई अस्मिता को बचाने को लेकर कई कार्यक्रम होने लगा। 1960 के
आसपास भाषा को लेकर, भाषाई संस्कृति को लेकर बहुत सारे छोटे मोटे कार्यक्रम हुए, आंदोलन हुए, और इसी का परिणाम है, देखिए इसका परिणाम हुआ कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, याद रखिएगा, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की ओर से झारखंडी भाषाओं की सर्वेक्षण योजना बनाई गई, यानी कि झारखंड में कितने तरह का भाषा है उसे सर्वेक्षण का एक योजना बनाया गया। 1980 में, देखिए 1980 में रांची विश्वविद्यालय रांची में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना इत्यादि से भाषा साहित्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया। 1960 में रांची विश्वविद्यालय का स्थापना होता है और 1980 में, याद रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना होता है, जिससे भाषा साहित्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़। 60 के दशक के बाद साहित्यिक रचनाएं हर विधा में होने लगी। हर विधा कहने का अर्थ है कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, सब विधाओं में साहित्यिक रचनाएं होने लगी। सबसे अधिक पद्य विधा में लिखा गया, सबसे अधिक जो है कविता में लिखा गया, पद्य विधा में लिखा गया। इस काल में श्रीनिवास पानुरी जी के साथ साथ ए.के. झा, विश्वनाथ दसोंधिराज, विश्वनाथ नागर इत्यादि साहित्यकारों की रचना लिखी गई। यानी कि श्रीनिवास पानुरे जी के समकालीन कौन कौन है? ए.के. झा, विश्वनाथ दसोंधिराज और विश्वनाथ नागर, इन सभी की कृतियां लिखी गई। इस काल को, कौन काल? 1960 के दशक के बाद से साहित्यकार झारखंडी साहित्य का पुनर्जागरण काल की संज्ञा देते हैं। यानी कि झारखंड में जो साहित्यिक रचना हुआ 60 के बाद से एकदम जोर शोर से हुआ, जिसके कारण झारखंडी साहित्य का पुनर्जागरण काल भी कहा गया। 1950 से पानुरी जी कविता लिखने का कार्य आरंभ किए। 1950 से कविता लिखने का कार्य आरंभ किए और 1954 में इनका पहला कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित हुआ। याद रखिएगा, पानुरी जी का पहला कविता संग्रह बाल किरण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ष 1957 में मातृभाषा नामक पत्रिका पानुरी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। याद रखिएगा कौन सा पत्रिका है? मातृभाषा पत्रिका। यहाँ पर वर्ष याद नहीं रखिएगा चलेगा, लेकिन पत्रिका का नाम जरूर याद रखिएगा। वर्ष 1968 में कालिदास द्वारा रचित काव्य मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किया गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आइए पूछा जा सकता है। 1968 में, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कालिदास द्वारा जो रचित है मेघदूत कविता, उसे खोरठा में अनुवाद किसने किया? तो श्रीनिवास पानुरी जी ने। वर्ष 1968 में युगे गीता की रचना किए। 1968 में युगे गीता की रचना की। 1964 के आसपास पानुरी जी आखिक गीत नामक कविता संग्रह का रचना किए। सभी पॉइंट यहाँ से भी आइए। आगे देखिए, बरवड्डा अखेबोर नामक संस्मरण शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया, जो श्रीनिवास पानुरी जी पर आधारित है। आप लोग पुराना सिलेबस में पढ़े होंगे बरवड्डा अखेबोर। ये जो संस्मरण है किस पर आधारित है? तो श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर। और लिखा कौन है? तो शांति भारत जी। राम कथा पर आधारित राम कथामृत की रचना श्रीनिवास पानुरी जी ने किया। समाज में फैले गरीबी, लाचारी, ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव को देखते हुए पानुरी जी ने चाभी काठी और उद्भासल कर्ण आदि नाटकों को लिखा। दो नाटक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक चाभी काठी और दूसरा उद्भासल कर्ण। चाभी काठी में दिखाया गया कि कैसे गरीब जनता के ऊपर जुल्म ढाया जाता है, यानी कि शोषण किया जाता है, और उद्भासल कर्ण में दिखाया गया कि ऊंच नीच का जो प्रभाव है समाज में किस प्रकार का है। आगे हम लोग देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं पहले भी पढ़ लिए, लेकिन इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कविता संग्रह में 3 याद रखिएगा, बाल किरण पहला है, दिव्य ज्योति और तितकी 3 याद रखिएगा। अनुवादित काव्य मेघदूत का अनुवाद किसने किया? तो श्रीनिवास पानुरी जी ने। खंड काव्य में याद रखिएगा राम कथा मृत, यहाँ पर भगवान श्री राम जी का कथा है। नाटक में याद रखिएगा उद्भासल कर्ण और चाभी काठी। कहानी में याद रखिएगा कुसमी। पानुरी जी का लेखन शैली को देखकर विश्वनाथ दसोंधिराज ने खोरठा भीष्म पितामह का उपाधि प्रदान किया। यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा गया है, इसलिए याद रखिएगा खोरठा भीष्म पितामह किसने कहा? तो विश्वनाथ दसोंधिराज ने। किसे कहा? तो याद रखिएगा श्रीनिवास पानुरी जी को। पंडित रामदयाल पांडे ने खोरठा वाल्मीकि का उपाधि प्रदान किया। देखिए याद रखिएगा, पंडित रामदयाल पांडे, इन्होंने पानुरी जी को खोरठा वाल्मीकि कहा। क्या कहा? खोरठा वाल्मीकि। चतुर्भुज साहू, ये भी देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने खोरठा टैगोर का उपाधि प्रदान किया। किसे? पानुरी जी को। विकल शास्त्री ने खोरठा नागार्जुन का उपाधि प्रदान किया। जितना भी उपाधि आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, जो मेघदूत
कविता है, कालिदास के द्वारा रचित है। इसका खोरठा अनुवाद 1968 में श्रीनिवास पानुरे जी के द्वारा किया गया। इस काव्य में देखिए, इस काव्य के संबंध में डॉक्टर वीर भगत तलवार, एक व्यक्ति है डॉक्टर वीर भगत तलवार ने कहा कि खोरठा में मेघदूत पढ़कर जरा भी नहीं लगता कि मेघदूत किसी अन्य भाषा की कविता है, वह तो श्रीनिवास पानुरे जी के गांव की कहानी है। यानी कि मेघदूत पढ़कर डॉक्टर वीर भगत तलवार जी को नहीं लगा कि किसी अन्य भाषा की कविता है, उनको लगा कि ये पानुरे जी के गांव की कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए रामकथामृत, यहाँ से याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक काव्य खंड है। क्या है? एक काव्य खंड है जो 3 खंड में छपा हुआ है, जिसमें से राम भरत मिलन तक ही चर्चा किया गया, यानी कि पूरा रामायण इसमें नहीं लिखा गया है, सिर्फ राम भरत मिलन तक ही चर्चा किया गया है, जो 3 खंड में छपा है। तो इस प्रकार से हम लोग श्रीनिवास पानुरे जी का जो व्यक्तित्व है, जो जीवन है, उस पर आधारित जो जो फैक्ट है उसे पढ़ें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा के सिलेबस में 7 लेखकों के बारे में पढ़ना है, यानी कि 7 महत्वपूर्ण खोरठा साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है, जिनमें से हम लोग श्रीनिवास पानुरे जी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का उपनाम क्या है। तो उपनाम याद रखिएगा क्या है? व्याकुल है। व्याकुल, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उपनाम क्या है? व्याकुल। खोरठा भाषा के प्रारंभिक दौर के महान कवि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 को गिरिडीह जिला के महथाडीह गांव में हुआ, परंतु उनके परिवार हजारीबाग के विष्णुगढ़ में आके रहने लगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, आप लोग याद रखिएगा। जन्म कब हुआ? 17 मार्च 1908 को। कहाँ हुआ? गिरिडीह। गिरिडीह का कौन सा प्लेस? तो महथाडीह गाँव में। और बाद में भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जो परिवार है हजारीबाग के विष्णुगढ़ में आके रहने लगे। आगे हम लोग देखते हैं। व्याकुल जी बोकारो स्टील प्लांट में एक ऑपरेटर के रूप में नौकरी करते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्याकुल जी कहाँ नौकरी करते थे? तो बोकारो स्टील प्लांट में एक ऑपरेटर के रूप में। 8 वर्ष की उम्र में ही पिता का साया उठ गया। ऐसे में उसके आजा यानी कि दादाजी पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने लालन पालन किया। यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, याद रखिएगा। 8 वर्ष की अवस्था में पिता का निधन हो जाता है और उसके बाद पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जो है उनके दादाजी, उन्हीं के द्वारा लालन पालन किया जाता है। किसका? व्याकुल जी का। घर में व्याकुल जी को मन नहीं लगता था, जिसके कारण 11 वर्ष की अवस्था में ही घर से निकल गए और कहाँ चल गए? काशी चले गए थे। परंतु कुछ वर्ष बाद वे घर लौट आए थे। तो याद रखिएगा कहाँ गए थे? काशी। वर्ष 1925 में स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ व्याकुल जी कूद पड़े, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन उसमें भाग लेने लगे और देश को आज़ाद कराने के लिए कई क्रांतिकारी गीत खोरठा भाषा में लिखने लगे थे। 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में व्याकुल जी जेल भी गए और जेल में इनका भेंट हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी से हुआ था। और राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित केदी रचना, केदी एक पत्रिका था, केदी रचना में व्याकुल जी का भी बहुत सारा रचना प्रकाशित हुआ था। कवि व्याकुल पहला रचना था जो प्रकाशित हुआ था। देखिए, वर्ष 1930 ईस्वी में जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय व्याकुल जी जेल गए, उस समय हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी से भेंट हुआ और राम वृक्ष बेनीपुरी जेल से ही केदी नामक पत्रिका का संपादन करते थे, जिसमें बहुत सारा रचना व्याकुल जी का भी प्रकाशित हुआ, जिसमें से पहला जो रचना था कवि व्याकुल था। व्याकुल जी के द्वारा रचित कुछ कविता संग्रह याद रखिएगा। प्रताप वर्तमान, कर्मवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदू, पंच हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति। ये सभी रचना कुछ हिंदी में है और कुछ उर्दू में प्रकाशित हुई। साथ ही याद रखिएगा कि व्याकुल जी के द्वारा उसमें जो भी गीत, जो भी कविता लिखा गया खोरठा भाषा में, क्रांतिकारियों में जुनून पैदा करता था। इसलिए अंग्रेज अधिकारी सभी रचना को जला देते थे। जितना भी रचना लिखा गया था उसमें सभी रचना को अंग्रेज अधिकारी जला देते थे। साथ ही क्रांतिकारी गीत कविताओं के अलावा जो भी रचना व्याकुल जी के द्वारा लिखा गया, सभी रचनाओं में देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे तरक्की करे, समाज कैसे उत्थान करे, इस सोच के साथ लिखा गया था। 20वीं सदी के चौथे दशक यानी कि 1940 के आसपास
चौथे दशक के प्रारंभ में खोरठा काव्य अपना परचम लहराने लगा, जिसका श्रेय हजारीबाग के विष्णुगढ़ गांव के भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी को जाता है। किंतु दुर्भाग्य है कि उनके द्वारा लिखा गया एक भी रचना पुस्तक उपलब्ध नहीं है। जो भी रचना लिखा गया, नाम तो पता है कि बहुत सारा कविता गीत है, लेकिन एक भी पुस्तक अभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं होने का वजह क्या है कि उसमें अंग्रेज अधिकारी सभी रचनाओं, सभी पुस्तकों को जला देते थे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट है। देखिए, उपनाम तो आप लोग को बता दिए कि व्याकुल है। पिताजी का नाम पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय, माताजी का नाम शांति देवी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। साथ ही बाबू राम नारायण सिंह व्याकुल जी को राष्ट्रीय कवि कह के संबोधित किए थे। याद रखना है कि राम नारायण सिंह के द्वारा राष्ट्रीय कवि कहा गया था। किसे? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को। पत्नी का नाम याद रखिएगा सरस्वती देवी। जीवनी, व्याकुल जी के ऊपर जो जीवनी लिखा, किसके द्वारा लिखा गया? परितोष कुमार प्रजापति। याद रखिएगा, जीवनी किसके द्वारा लिखा गया? परितोष कुमार प्रजापति। निधन याद रखिएगा 17 सितंबर 1984 ईस्वी। 1989 ईस्वी में, देखिए 1989 ईस्वी में श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। कुछ प्रमुख और रचनाएं देखिए, जैसे मादल है, किसानों का आंत्रनाद, मादल ध्वनि मधुर ताल। 3 महत्वपूर्ण रचना, इसे आप लोग याद रखिएगा। व्याकुल जी का जो रचना है सुखद खोरठा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित होता था। याद रखना है कि जो भी रचना प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? सुखद खोरठा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से। विष्णुगढ़ कहाँ है? हजारीबाग में। पहला कविता देखिए, व्याकुल जी का जो पहला कविता है कलमे व्याकुल, नाम याद रखिएगा, कलमे व्याकुल, जो 1939 में विष्णुगढ़ हजारीबाग से प्रकाशित हुआ था। कलमे व्याकुल ये जो कविता है, इस कविता का एक पंक्ति याद रखिएगा, नौजवान आ तो गुलामी से मिटकर दम लो। नौजवान यानी कि नौजवान से कहा जा रहा है कि आ तो गुलामी से मिटकर दम लो, वरना अच्छा है सर को कटा के दम लो। वरना अच्छा है सर को कटा के दम लो। ये जो लाइन दे देगा और कहा जाएगा कि इनमें से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये जो है कलमे व्याकुल कविता है और लिखा किसके द्वारा गया है? व्याकुल जी के द्वारा। साथ ही याद रखिएगा कि व्याकुल जी के द्वारा एक और रचना लिखा गया, हुस्ने इश्क फलक। ये जो रचना है उर्दू भाषा में लिखा गया था, हुस्ने इश्क फलक। व्याकुल जी के द्वारा कलाम ये व्याकुल किताब 1939 में छपा था, जिसका भूमिका राम नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया था। एक बुक छपा था कलाम ये व्याकुल, कब छपा था? 1939 में, और इसका भूमिका लिखा गया था राम नारायण सिंह के द्वारा। साथ ही याद रखिएगा एक कविता संग्रह है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा। देखिए, एक यहाँ पर पंक्ति दिया गया और पूछा भी जा सकता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हमार बाबू हमार सोना हमार सुगा पढ़े गेल, सुनगे खगिया सुनगे अखली ऊंचा करेजा आज भी। ये पंक्ति भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो पंक्ति है एक कविता है छुआ दुलार। याद रखिएगा, छुआ दुलार भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा कविता लिखा गया है और उस कविता का एक पंक्ति है। इस पंक्ति को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविताओं को सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। इस कवि में राष्ट्रीय भावना कूट कूट के भरी है। ये जो बात है व्याकुल जी के संबंध में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया था। ये भी याद रखिएगा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या कहा था कि इस कवि में राष्ट्रीय भावना कूट कूट के भरी है। देखिए आगे एक रचना है व्याकुल। व्याकुल रचना व्याकुल जी के द्वारा लिखा गया था, उर्दू भाषा में लिखा गया था, जिसका तारीफ माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। तो इस प्रकार से हम लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में पढ़ें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।